नमस्ते साथियों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली पेंशन की। परंतु उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉय की पेंशन के बारे में। तो उसमें एक महत्वपूर्ण टर्म थी सर्विस ग्रेच्युटी। अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो पेंशन पाने का हकदार नहीं है, उसकी क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो मिनिमम 10 ईयर्स नहीं है, तो उस स्थिति में उसको क्या पेंशन मिलेगी। तो उस स्थिति में अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो 10 साल की सेवा से कम अवधि के साथ रिटायर हो रहा है, तो उस स्थिति में उसको जो है वो सर्विस ग्रेच्युटी प्रदान की जाएगी। और ये सर्विस ग्रेच्युटी जो होगी वो दूसरी जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो रहती है उसके अतिरिक्त होगी। तो इस टर्म को हमें सर्विस ग्रेच्युटी की टर्म को समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं फैमिली पेंशन की कि अगर कोई कर्मचारी जो है उसकी सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कितनी फैमिली पेंशन मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, क्या उसकी कंडीशंस रहेंगी। हम सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर जो सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972 जो है वो पेंशन के लिए रेगुलेट होते हैं। तो उसका रूल 54 जो है वो फैमिली पेंशन के संदर्भ में क्या कहता है, क्या कंडीशन जो है वो फैमिली पेंशन पाने की हैं। तो कब मिलेगी फैमिली पेंशन? अगर किसी कर्मचारी की जो है वो मृत्यु हो जाती है सर्विस के दौरान, या कोई रिटायरी है उसकी आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में उसकी फैमिली को जो है वो फैमिली पेंशन प्रदान की जाती है। फैमिली पेंशन के लिए पाने के लिए मिनिमम जो सर्विस है, कंटिन्यूस सर्विस, वो 1 वर्ष की होनी चाहिए, या 1 वर्ष की सर्विस नहीं है और अपॉइंटमेंट से पूर्व मेडिकल अथॉरिटी द्वारा उसको जो है वो फिट डिक्लेयर किया गया है, तो वो फैमिली पेंशन पाने के अधिकारी, उसकी जो फैमिली होगी वो उसकी मृत्यु के बाद होगी। कोई कर्मचारी रिटायर हो गया है और रिटायर होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और पेंशन ले रहा था, तो वो रिटायरी उसकी फैमिली जो है वो भी फैमिली पेंशन पाने का हकदार होगी। कितनी फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी? तो मृत्यु के समय उसकी जो लास्ट बेसिक पे थी उसका 30% जो होगा वो बेसिक फैमिली पेंशन होगी, और उसके साथ साथ सरकार द्वारा विभिन्न समय पर दिए जाने वाला जो डीए है और बाकी जो अलाउंसेज है वो भी उसकी फैमिली को प्रदान किया जाएगा। फैमिली क्या होगी, किस सदस्य को प्रदान की जाएगी, तो इसका भी सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स में फैमिली की डेफिनेशन जो है वो दे रखी है। हम सभी ने चर्चा किया कि फैमिली पेंशन का जो रेट होगा वो 30% ऑफ द लास्ट बेसिक होगा, परंतु एक इन्हांस्ड रेट जो है वो भी फैमिली को प्रदान किया जाता है कुछ अवधि तक। तो वो इन्हांस्ड रेट कैसे प्रदान किया जाता है? तो उसकी 2 कंडीशंस हैं कि अगर किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हुई है या एक रिटायरी जो उसकी रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हुई है, तो उस स्थिति में अलग अलग जो है कंडीशंस हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार का जो 14 अक्टूबर 2009 की जो नोटिफिकेशन है उसका पॉइंट 8.2 ये कहता है कि अगर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की तिथि से लेकर अगले 10 वर्षों तक जो है उसको इन्हांस्ड रेट फैमिली पेंशन का प्रदान किया जाएगा। इन्हांस्ड रेट जिसको कि हम कई बार फुल पेंशन भी कहते हैं। तो ये इन्हांस्ड रेट क्या होगा? तो उसकी जो लास्ट बेसिक पे है उसका 50% जो है वो इन्हांस्ड रेट होगा फैमिली पेंशन का, और इसके साथ ही उसमें उसको डीए प्रदान किया जाएगा और बाकी अलाउंसेस जो है वो प्रदान किए जाएंगे। परंतु यदि कोई कर्मचारी जो है वो रिटायरमेंट के बाद उसकी मृत्यु होती है तो उस स्थिति में उसको जो है उसकी फैमिली को मृत्यु के बाद 7 वर्षों तक, या उस कर्मचारी की जिस तिथि को 65 वर्ष की आयु होनी थी, वो दोनों में से जो कम होगा, जो भी पहले होगा, 7 वर्ष कम होंगे या 65 वर्ष की आयु जो है वो पहले होगी, उस दिन तक जो है उसको फुल पेंशन या इन्हांस्ड रेट या 50% ऑफ द जो भी हम कह लें वो जो है प्रदान किया जाएगा। और उसके बाद जो है उसकी फैमिली को उस लास्ट बेसिक का 30% जो है वो बेसिक पेंशन प्रदान की जाएगी। एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी जो था वो उसकी मृत्यु जब हुई तो वो 200 रुपये बेसिक पे ले रहा था, तो इन्हांस्ड रेट जो होगा वो 100 रुपये पर मंथ बेसिक पेंशन होगी, और उसके बाद 30%
बेसिक पेंशन होगी जो कि 60 रुपया बनती है। सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारी की स्थिति में उसकी फैमिली को 10 वर्षों तक, और कोई रिटायरी विद पेंशन अगर उसकी मृत्यु हुई है तो उस स्थिति में 7 वर्ष या उसकी आयु के 65 वर्ष जो भी पहले होगा, विच एवर इज़ अर्लियर, उस दिनांक तक जो है वो इन्हांस रेट प्रदान किया जाएगा, और उसके बाद 30% जो है फैमिली पेंशन का रेट होगा। इसके साथ साथ बेसिक पेंशन के साथ डीए प्रदान किया जाएगा, और साथ में अदर अलाउंसेस, तो हिमाचल की हम बात करें तो मेडिकल अलाउंस जो है वो साथ में प्रदान किया जाएगा। कोई फैमिली पेंशनर है वो बाद में उसे एम्प्लॉयमेंट अगर कोई मिलती है तो उस स्थिति में डीए जो है वो एक जो वेतन है उसके साथ ही प्रदान किया जाएगा, अर्थात फैमिली पेंशन के साथ डीए प्रदान नहीं किया जाएगा। मिनिमम फैमिली पेंशन क्या होगी तो 9,000 रुपये प्रति माह, और मैक्सिमम जो होगी वो 67,230 रुपये प्रति माह बेसिक पेंशन होगी 2016 के पे स्केल्स के अनुसार। और इन्हांस रेट की हम बात करें तो इन्हांस रेट में भी 9,000 रुपये प्रति माह मिनिमम पेंशन होगी, और अधिकतम जो होगी वो 1,12,050 रुपये प्रति माह फैमिली पेंशन होगी। फैमिली डेफिनेशन की हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण टर्म है कि फैमिली क्या होगी, किस सदस्य को जो है वो फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी। हमें यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि फैमिली पेंशन जो है जो एलिजिबल फैमिली उसमें एक सदस्य को ही एक समय पर प्रदान की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के 2009 के नियमों के अनुसार इसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो कैटेगरी 1 जो है उसका पैरा 1 जो है उसमें विडो, अगर कोई मेल एम्प्लॉई है उसकी मृत्यु हुई है तो उसकी विधवा को, उसकी पत्नी को, या फीमेल कर्मचारी उसकी मृत्यु हुई है तो उसके पति को कब तक प्रदान की जाएगी तो अप टू द डेट ऑफ डेथ, और अगर वो शादी कर लेते हैं पुनः तो जो भी स्थिति पहले आएगी उस दिनांक तक उनको फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी। उसके बाद फैमिली पेंशन के लिए जो एलिजिबल होंगे वो उसकी फैमिली में उसका बेटा, बेटे, डॉटर्स, विडो डॉटर्स जो भी होंगे वो उसके लिए फैमिली पेंशन पाने के हकदार होंगे। कब तक होंगे तो जब तक कि वो शादी कर लेते हैं, या वो अपनी जो आजीविका है वो कमाना शुरू कर देते हैं, या 25 वर्ष की आयु, जो भी उनमें से पहले परिस्थिति आती है उस दिनांक तक जो है वो फैमिली पेंशन पाने के अधिकारी होंगे। उस परिवार में अगर कोई डिसेबल बेटा या बेटी है जो कि अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं, उनको ये फैमिली पेंशन जो है वो पूरी जीवन भर के लिए प्रदान की जाएगी। ट्विन्स हैं अगर उस फैमिली में तो उनको जो है वो फैमिली पेंशन बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी। अगर ये कैटेगरी 1 और 2 के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ऊपर परिस्थितियों के अनुसार इनएलिजिबल होते, अयोग्य हो जाते हैं, तो कैटेगरी 2 में जो है वो कुछ ऐसे सदस्य रखे जिनको कि फैमिली पेंशन मिल सकती हैं। तो वो कौन है तो अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स डॉटर्स जो कि ऊपर कैटेगरी 1 में शामिल नहीं है उनको फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी। कब तक की जाएगी अगर वो शादी कर लेती हैं या वो अपनी आजीविका जो है उसको कमाना शुरू कर देती हैं, या अप टू द डेट ऑफ डेथ, जो भी परिस्थिति पहले आएगी उस दिनांक तक जो है उनको फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी। अगर ये तीसरे पॉइंट में जो फैमिली दे रखी अगर वो अयोग्य हो जाती है तो उस स्थिति में जो है पेरेंट्स को भी फैमिली पेंशन पाने का अधिकार मिलता है। तो पेरेंट्स को किस तरह से मिलता है कि अगर वो पेरेंट्स जो थे जिस दिन कर्मचारी की मृत्यु हुई थी उस दिन वो पेरेंट्स जो थे वो उस मृत कर्मचारी के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित थे, तो उस स्थिति में उनके पेरेंट्स को भी फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी। तो कब तक की जाएगी कि अप टू द डेट ऑफ डेथ के दिनांक तक उनको जो है वो फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी। इस तरह से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में फैमिली को बांटा गया है। एक सदस्य जो है वो अयोग्य हो जाएगा तो दूसरे योग्य जो सदस्य है उसको फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी। यहाँ पर कंडीशन जो है वो महत्वपूर्ण है कि किस तरह से प्रदान की जाएगी। तो
अगर कैटेगरी 1 जो है उसके सारे सदस्य जो हैं वो फैमिली पेंशन पाने के अयोग्य हो जाए, जो उनकी परिस्थितियां हैं, शादी है, आयु है, आजीविका है, उसको कमाने उसके आधार पर फैमिली पेंशन पाने में अयोग्य हो गए हैं, तो उस स्थिति में जो कैटेगरी 2 जो है वो तभी योग्य मानी जाएगी फैमिली पेंशन पाने की। अर्थात अगर कैटेगरी 1 में कोई फैमिली पेंशन ले रहा है तब तक कैटेगरी 2 के सदस्यों को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। किस तरह से मिलेगी, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो उस स्थिति में जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ जो उसके आधार पर जो सबसे अधिक आयु का होगा उसको सबसे पहले फैमिली पेंशन जो है वो प्रदान की जाएगी, और उसके बाद जब वो अयोग्य हो जाएगा सदस्य उन परिस्थितियों के आधार पर, तो नेक्स्ट जो यंगर है उसको जो है फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी। ये एक 2 परिस्थितियाँ जो हैं वो फैमिली में पेंशन पाने के लिए महत्वपूर्ण है। एक और परिस्थिति कि अगर कोई सदस्य जो है वो फैमिली पेंशन पा रहा था और भविष्य में उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है और सरकार द्वारा कोई एरियर जो है वो बैक डेट से प्रदान किया जाता है, तो उस स्थिति में जो एरियर है वो किसे पर मिलेगा, तो उस स्थिति में जो दूसरा सदस्य जो है जो योग्य हुआ है फैमिली पेंशन पाने का उसको प्रदान किया जाएगा वो एरियर जो है, या फिर जो उस मृत कर्मचारी का जो सक्सेसर होगा, उत्तराधिकारी जो होगा, उसको वो एरियर जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से फैमिली पेंशन का ये पाने का ये फैमिली का ऑर्डर रहेगा। सबसे सीनियर मेंबर जो है कैटेगरी 1 में वो सबसे पहले फैमिली पेंशन लेगा, यानी सबसे पहले जो फैमिली पेंशन पाने का अधिकार है वो विडो का है, विधवा का, उसकी पत्नी का है या पति का है, और उसके बाद सन, डॉटर्स, और उसके बाद पेरेंट्स। इस प्रकार से फैमिली पेंशन पाने का ऑर्डर रहेगा, और उनकी अयोग्य की स्थिति में दूसरा जो फैमिली मेंबर है वो योग्य होने पर फैमिली पेंशन प्राप्त कर सकेगा। अब कि कर्मचारी की मृत्यु हेतु स्थिति में परिवार को क्या करना है, तो सबसे पहले उसको अपना डेथ सर्टिफिकेट जो है वो उसका जो कंट्रोलिंग रहा है उसको भेजना है, सबमिट करना है। साथ ही साथ ग्रेच्युटी पाने के लिए अगर कर्मचारी ने मृत्यु से पूर्व जो है अपॉइंटमेंट के समय अपनी ग्रेच्युटी के लिए नॉमिनेशन कर रखा है, तो उस स्थिति में जो नॉमिनी है उसको प्रदान की जाएगी। अगर नॉमिनेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं है, नॉमिनेशन उसने नहीं कर रखा है, तो जो भी फैमिली डेफिनेशन के अनुसार योग्य सदस्य हैं वो 4 नंबर 12 पर जो है अपना नॉमिनेशन जो है अपने उसके कंट्रोलिंग जो है वो सबमिट करेंगे। 4 नंबर 14 जो है उसके ऊपर वो पेंशन पाने के लिए जो है वो अपना अधिकार जो है, क्लेम जो है उसको सबमिट करेंगे। साथ ही साथ कुछ डिटेल जो है वो भी सबमिट करेंगे। फ़ोटोग्राफ्स हैं, सिग्नेचर्स हैं, बैंक डिटेल्स हैं, पोस्टल एड्रेस हैं, हाइट, ऐसे कुछ अन्य जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर जो होगा उसका मृत कर्मचारी का उसको वो सबमिट करेंगे। इसके बाद ऑफिस लेवल पर क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, तो ऑफिस जो है कंट्रोलिंग जो है वो 4 नंबर 12, 14, 18 सर्विस बुक जिसमें कि डेट ऑफ डेथ जो है वो लिखी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होंगे, और बाकी डिटेल जो है वो एजी ऑफिस को सबमिट करेगा। और इस प्रकार से एजी द्वारा जो है उस मृत कर्मचारी की फैमिली को जो है वो फैमिली पेंशन सैंक्शन की जाएगी। तो ये सारी बातें जो हैं वो महत्वपूर्ण बातें हैं कि किस तरह से एक एम्प्लॉई अगर उसकी उस परिवार के साथ अनहोनी हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में जो है उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी। कितनी फैमिली पेंशन मिलेगी, क्या उसकी कंडीशंस रहेंगी, कौन सा सदस्य जो है वो फैमिली पेंशन पाने का सबसे पहले अधिकारी होगा, अगर वो अयोग्य हो जाता है तो दूसरा सदस्य किस तरह से योग्य होगा, क्या इसकी कंडीशंस होंगी, इन सारी बातों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए लाभकारी लगी होगी, क्योंकि फैमिली पेंशन जो है वो एक महत्वपूर्ण टर्म है। अगर किसी फैमिली के साथ उसकी मृत अनहोनी ऐसी हुई है तो उसका जो परिवार है वो समय रहते ठीक समय पर जो है वो
सुविधा पा सके इस फैमिली पेंशन की। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस लाभकारी इन्फॉर्मेशन को आप अधिक से अधिक कर्मचारियों से अधिक जो ऑफिस बेरर है उनसे शेयर करें, ताकि भविष्य में या कोई भी कर्मचारी जिसके साथ ऐसी अनहोनी होती है तो उसके परिवार को समय रहते जो है वो ये लाभ मिल सके। धन्यवाद।